तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपनी नेटवर्क की पहली क्लास है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप देखते जाइए, आगे आगे आपको कंटेंट एक नंबर का मिलना ही है, आपको पता है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। अब नेटवर्क थ्योरी को अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले इसके सिंबल्स, क्या क्या सिंबल्स अपने यूज़ करेंगे, क्या क्या नोटेशंस अपने यूज़ करेंगे, क्या क्या लॉज होंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं जो इसमें फर्दर काम आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपने देखना है कि ये आते किस चीज़ के लिए हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। देखो ये ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। इसको ना अपने काइनेटिक एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई, इन सब एनर्जी से भी ज़्यादा डोमिनेट मानते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। वो मैं बताऊँगा कैसे है फ्लेक्सिबल। अब देखिए, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीज़न है क्यों मानते हैं, पर दो मेजर रीज़न है ना इसको मानने के पीछे। जो मेजर रीज़न है, मेजर रीज़न, मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना ये, मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। साथ साथ मैं बोलूं तो भी उतारते रहना ना, नोट करते रहना। दो मेजर रीज़न इसके क्या है कि भैया, एक तो है इसके इंटर कन्वर्टेबिलिटी। क्या है? इंटर कन्वर्टेबिलिटी। और दूसरा इसका रीज़न है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब इंटर कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है सर, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है सर, ये सब समझ लेते हैं एक बार ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप लोग बताइए मेरे को, है ना, सोचिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को कहाँ कहाँ से मिल सकती है बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सर मैकेनिकल एनर्जी से अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे सर? टरबाइंस के थ्रू। इंडस्ट्री में टरबाइंस लगे रहते हैं ना, उसके थ्रू। ठीक है सर, चलो ठीक है, और बताइए। हाँ सर, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है अपने को। कहाँ से मिल सकती है? सोलर एनर्जी से। ठीक है, और बताइए सर, विंड एनर्जी से। ठीक है, और बताइए। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ना, आपने भी 12th में पढ़ी है, आपको याद है, आपके 4th चैप्टर था फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें क्या करते थे आप लोग, एक बैटरी होती थी, बैटरी की यूज़ से अपने केमिकल को किस में कन्वर्ट कर लेते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक फॉर्मूला आता हुआ, अर्नेस्ट इक्वेशन आती थी, याद है? हाँ सर, अब याद आ रहा है। हाँ तो याद आ रहा है तो लिख दीजिए, केमिकल एनर्जी, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में किसके थ्रू? सेल्स, बैटरी। कौन सी सेल होती थी वहाँ पे, याद है? गैल्वेनिक सेल। उसमें क्या करते थे कि सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, रिडॉक्स रिएक्शन होती थी, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, याद आ रहा है ना? हाँ, वैसे ही उसी से उसके थ्रू अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी। अब चलो सर ठीक है, ये तो मिल गई अपने ऊपर, आपने इसको फ्लेक्सिबल कैसे बोल दिया कि भाई ये तो अपने को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो अपनों ने क्या किया कि मैकेनिकल, सोलर, विंड, केमिकल, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी है ना, इनको एक कॉमन फॉर्म में यूज़ कर लिया। वन कॉमन फॉर्म, ठीक है, कर लिया। अब अपने इसको क्या कर सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल इसलिए बोल रहे क्योंकि अपने इसको जनरेट कर लिया। अब इसको जनरेट करने के बाद में अपने इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने के बाद में वापस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि अच्छा कैसे सर? तो बता देते हैं आपको कैसे। देखो, इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है वापस,
तो घरों में मोटर लगी रहती है ना, घरों में मोटर लगी रहती है, तो बिजली लाइट से अपने उसको मोटर के थ्रू मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है सर, तो सर विंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर विंड एनर्जी जो फैंस है, एसी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। फैंस एसी के थ्रू विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है सर, ये बात भी होगी, तो सर हीट एनर्जी में भी तो कन्वर्ट हो सकती है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस। अच्छा, यहाँ पे लिखना भूल गए, तो हीट, एक चीज़ और लिख लीजिए, हीट से कैसे मिलता है अपने को? थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है अपने को। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था, इसलिए मैंने अलग से वापस से बना दिया, एक बार देख लो ना, वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी ऐसे नहीं कि ऐसे टाइम पास नहीं, एक एक चीज़ ढंग से मिलेगी। अब जैसे मेरे को पता लग गया नहीं यार बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो मैंने आपके लिए रोका ऑनलाइन वीडियो, फिर मैंने सोचा कि यार ढंग से रिप्रेजेंट करते ताकि समझ में तो आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए अपने को। तो क्या था वहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिल रही थी? मैकेनिकल से, टरबाइंस के थ्रू अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है मैकेनिकल एनर्जी से। हीट इलेक्ट्रिसिटी से, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। केमिकल में मैंने बताया, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने 4th चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके अंदर आपको गैल्वेनिक सेल्स जो रहती थी, साल्ट ब्रिज रहता था, रिडॉक्स रिएक्शंस होती थी, उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अब जब ये वन कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल गई आपको, वन कॉमन फॉर्म मिल गई हमें, वन कॉमन फॉर्म, अब एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, है ना, इसलिए तो इसको हाईली फ्लेक्सिबल बोलते हैं कि एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसको यूटिलाइज किया और दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। देखो आप कि देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो घरों में मोटर लगी रहती है ना अपने, विंड एनर्जी चाहिए, फैंस एसी लगे रहते हैं, हीटर गीजर लगे रहते हैं, उससे हीट एनर्जी मिल जाती है अपने को। आर्टिफिशियल बल्ब लाइट्स, ट्यूब लाइट्स वगैरह लगी रहती है, लाइट एनर्जी मिल जाती है अपने को। ठीक है, केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? इंडस्ट्री से, हॉट फर्नेसेस हो गए आपके। ठीक है, ये सब चीज़ें से, इसलिए इसको हाईली फ्लेक्सिबल बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनसे भी ज़्यादा डोमिनेट, इसलिए इसको हाईली फ्लेक्सिबल एनर्जी बोला जाता है। समझ में आई बात? तो अब आप ये ढंग से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या कंजेस्टेड हो रहा था और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट डिफ़िकल्ट फेस करे, क्योंकि देखो नोट्स भी आप उस टाइप से रंगीन है सर, लाल येलो है, हमारे लिए कितना सर हार्डवर्क कर रहे हो, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी, इसके आगे आप साथ साथ नोट करते रहना ना। तो ये इकलौती ऐसी एनर्जी है, ओनली एनर्जी विच वी कैन जनरेट इन बल्क क्वांटिटी। बल्क मतलब बहुत सारा, मतलब बल्क में इसको जनरेट कर सकते हैं अपने ना, बल्क क्वांटिटी। ठीक है सर, बल्क क्वांटिटी पता चल गया। दूसरा, बल्क क्वांटिटी मतलब समझे आप, इसका मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको। दूसरा क्या है, इसको लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लॉन्गर ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्गर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये दूसरा हो गया इसका। ये ओनली एनर्जी है जिसको अपने मोस्ट इकोनॉमिकल वे में मिलती है अपने को, मोस्ट इकोनॉमिकल वे। अब वो कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, वो भी मैं बताऊंगा। ये तो कुछ एक तरीके मैंने लिखे हैं, ये मैंने सिर्फ कुछ बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि 13 ऐसे तरीके, कितने? 13। बायोमास, जियोथर्मल, बहुत अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। बट जो कॉमनली अपनी यूज़ करते हैं ना जनरली घरों में, तो वो या फिर जनरली कॉमन जो भी अपने यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैसे मिलती है, वापस कैसे मिल जाती है, वो मैंने आइडिया बेसिस पे आपको बताया है कि हाँ भी आपको थोड़ी नॉलेज रहे, ये ज़रूरी रहता है ना। अपने क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पहले वो तो जाने, फिर आगे डेप्थ में जाएंगे। तो एक एक चीज़ मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन बोला, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। क्या रखना है? पेशेंस रखना है। ठीक है, तो ये ओनली एनर्जी है जिसको बल्क क्वांटिटी में अपने
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और मोस्ट इकोनॉमिकल वे में कर सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल वे में कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घरों में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है, 1 यूनिट में, ठीक है, 1 यूनिट कितनी होती है, 1 किलोवाट। इसका मतलब कितना होता है, 1000 वॉट कंज्यूम्स इन 1 आवर। 1000 वॉट कंज्यूम्स इन 1 आवर, मतलब सोचो आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। और आपको पता है इसका रेट क्या है 1 यूनिट का? जो 70% पॉपुलेशन है ना इंडिया की, वो इसको 3 या 4 पर यूनिट 3-4 रुपये पर यूनिट है, RS3 और 4। तो अब देख लो आप, इतनी बल्क में क्वांटिटी, इतनी बड़ी चीज़ अपने को इतनी सस्ती मिल रही है। तो मतलब देखिए, दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ अपने को इकोनॉमिकल वे में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया सिटीज़, वहाँ पे 7 पर यूनिट, 7 RS7 10 पर यूनिट है ना, वो तो क्योंकि वहाँ पे यार वो कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। बट डोमेस्टिकली अपने बात करें तो लगभग 70% पॉपुलेशन जो है ना, 70% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, वो सिर्फ इस बेसिस पे। तो अब देख लो आप, कई जगह तो चार्जेस भी नहीं लगते हैं ना शुरू के, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से दिल्ली में रूल बना रखा है, ठीक है। तो अब तो आपने ये नोट कर लिया होगा ना, उतार लिया होगा, ठीक है। 1 सेकंड और है, आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। अब सर ठीक है, आपने बता दिया, पर इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें, है ना। अब इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें वो देख लेते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो, अब जैसे अपनी 3 ब्रांचेज है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसी बेसिस पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया, एक पावर, इलेक्ट्रिकल वाले पावर लेवल पे डील करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी वाले सिग्नल लेवल पे डील करते हैं। तो वैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन दोनों का ही देख लेते हैं, ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है कि नहीं। हाँ सर, तो ये अभी तक तो आपने उतार लिया होगा, अब तो इसका आपने 2-3 बार स्केच बना लिया होगा, अब तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे, अगर मैं एक तरफ ईसी वालों की और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की बात करूं, है ना, और एक तरफ मैं डब्ल्यू वालों की बात करूं, ठीक है। अब ये लोग मैंने बताया था डील करते हैं एट सिग्नल लेवल पे, एट सिग्नल लेवल डील करते हैं ये लोग, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं ना, ये एट पावर लेवल पे डील करते हैं, एट पावर लेवल। तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, चलो इससे पहले इसका इलेक्ट्रिकल वाला ये मान लोग है ना, ये कहते हैं नहीं हम तो मान है, हमें बताइए पहले हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी ब्रांच का नाम इलेक्ट्रिकल, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है ना, TNT, जानते हो आप लोग, बीटेक में पढ़ा हुआ आपने, पावर कंडक्टर के थ्रू ये ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है। पावर कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला तो इंटरकन्वर्टिबिलिटी था। अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट बता रहा हूँ ना, दूसरा जो था इसका मेजर रीजन। तो ये फिर ये नाराज़ हो गए ECIN वाले, ये बोले सर नाइंसाफ़ी है, उनको तो आप इतना बता रहे हो कि भाई तुम तो ट्रांसफर करो, तो आप लोग तो भैया उनको तो जरूरत पड़ रही है, आप तो सीधे ही सैटेलाइट से बात करते हो, आपको क्या ज़रूरत है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, आप तो सैटेलाइट वाले हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है,
तो मतलब वो भी सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पूरी इसी पे ही है IN वाले। ठीक है, IN वाले नाराज़ हो जाए सर हमें तो बात ही नहीं कर रहे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल उनका ही तो है पूरा। तो अब इन दोनों की नॉलेज के बिना ना, इन दोनों की नॉलेज के बिना सारी चीज़ अधूरी है। कैसे दोनों की नॉलेज होनी चाहिए ना, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे होनी चाहिए। उससे पहले आप लोगों को समझ आ गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाली बात भी समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो अभी इससे आगे देख लेते हैं अपने। ठीक है, अभी थोड़ा कंपटीशन चल रहा है ECW और इस इंस्ट्रूमेंटेशन के बीच में। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि आपने कहा चलो ठीक है सर ट्रांसपोर्ट कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब जो ये EC और IN वाले लोग हैं ना, EC IN वाले लोग, वो कहाँ काम करते हैं? एट सिग्नल लेवल काम करते हैं। EC IN वाले लोग एट सिग्नल लेवल काम, सिग्नल लेवल। अब बोल रहे हैं सर आप तो इंट्रोडक्शन से कर रहे हो, सिग्नल लेवल है क्या ये तो बताओ। सिग्नल लेवल मतलब आप लोग लो लेवल पे डील करते हो चीज़ों को, लो लेवल पे। लो लेवल मतलब माइक्रो एम्पियर, मिली वोल्ट, मिली वॉट, ठीक है, करंट, वोल्टेज, पावर। ठीक है, बस W वाले पावर लेवल पे काम करते हैं, एट पावर लेवल। ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है ना, पढ़ने से पहले पता चले हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपको पहली क्लास में ये बेसिक्स बता रहा हूँ, ज़रूरी है। ये हाई लेवल पे काम करते हैं, कहाँ पे? हाई लेवल पे। ठीक है, किलो वोट पे, ठीक है, किलो एम्पियर पे, इन सब पे ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिग्नल लेवल पे जो लोग काम करते हैं ना, उनकी तो फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। देखा होगा कम्युनिकेशन में ना, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। कितनी? 1 किलो हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज। तभी कहते हैं भाई सिग्नल लेवल लो लेवल है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉन्वोल्यूशन आ रहा है सिग्नल सिस्टम में, तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे कर सकते हैं इनके साथ में, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें चलेगा ये। बट वहाँ मत करने लग जाना, वहाँ करोगे ना तो दुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये लोग किस पे हाई फ्रीक्वेंसी, इस पे हाई पे काम कर रहे हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? 50 हर्ट्ज फिक्स रहती है इनकी, इसलिए केयर करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए ना, ये फिक्स रहती है, इनको केयर करनी पड़ती है। तो इनके लिए क्या ज़रूरी है? इनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, हाईली लॉस में चले जाएंगे ये लोग, हाईली लॉस हो जाएगा यहाँ चीज़ों का। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने लग गए तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनको, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इन लोगों को। ठीक है, तो इसलिए ये लोग किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? ये लोग ध्यान देते हैं कॉस्ट। रंग बिरंगे यूज़ कर लीजिए सर, अच्छा समझ आता है। तो ये किस पे ध्यान देते हैं? कॉस्ट और एफिशिएंसी पे। एग्जांपल देके बताऊँगा मैं कैसे देते हैं, कॉस्ट और एफिशिएंसी पे। ठीक है, कॉस्ट और एफिशिएंसी पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ कर नहीं सकते ना, थोड़ा बहुत पंगा हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बट ये लोग किस पे ध्यान देते हैं? ये लोग ध्यान देते हैं स्पीड पे, पोर्टेबल पे, एक्यूरेसी पे, प्रिसीजन पे। ठीक है, और बताइए ये और किस पे ध्यान देते हैं? ये हाँ, इन पे पावर फैक्टर पे, cos फाई, ठीक है, रिलायबिलिटी, प्रोटेक्शन। तो ये सब चीज़ें देख के चीज़ें ली जाती है इलेक्ट्रिकल वाले। और ये जो है ना, ये स्पीड, पोर्टेबल, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल,
AIC, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन पूरी ब्रांच इस पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब मैं एक बेहतर एग्जांपल दे देता हूँ इसका ना। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, वहाँ पे आप गए और वहाँ पे सारी चीज़ मिल रही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और इलेक्ट्रिकल भी। तो आप जैसे AC ले रहे हो वहाँ पे ना, तो आपने देखा होगा आप रेटिंग वाइज लेते हो, 5 स्टार वाला, 3 स्टार वाला। ये क्या है, 5 स्टार 3 स्टार क्या है, ये सर्टिफाई किया है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, कि भाई अगर 5 स्टार वाला AC आप लोगे ना तो भी वो लॉन्गर, मतलब कि वो लॉन्गर चलेगा, उसका मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा होगा, बट उसकी इनिशियल कॉस्ट होगी ना वो हाई होगी। और अगर आप 3 स्टार वाला ले रहे हो, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, बट उसकी जो रनिंग टाइम होगा वो लो होगा, ठीक है, रनिंग टाइम उसका लो होगा। अब वो कैसे होगा, देखो जैसे आपने AC लिया, ठीक है, 5 स्टार AC लिया, उसके अंदर जो इनबिल्ट पहले से ही लगी रहती है कुछ चीज़ें, जैसे कॉपर का रहेगा आपका कंप्रेसर, ठीक है, उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको अलग से सारी चीज़ मिलेगी जो आपको 3 स्टार वाले में नहीं मिलती। 3 स्टार में अलग से लेनी पड़ती है, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर अलग से लेना पड़ता है, कंप्रेसर, सारी चीज़ें, अंदर की बॉडी एल्यूमिनियम की रहती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के तो आप वहाँ पे क्या चेक करते हो कि सर ये कितना एफिशिएंट है, सर ये कितना कॉस्ट है, सब ये चीज़ें देख के अपने डील करते हैं। बट अगर वहीं पे आप दूसरी बात करो कि मैं एक मोबाइल फ़ोन लेने गया, वहीं पे उसी दुकान पे मैं मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन वाले से थोड़ी बोलूँगा कि मेरे को 80% एफिशिएंट मोबाइल फ़ोन चाहिए, ऐसे बोलूँगा क्या, नहीं बोलूँगा ना। मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को एक स्लिम सा फ़ोन दिखाओ और मेरे को ऐसे अच्छी स्पीड वाला फ़ोन दिखाओ। रैम मैटर करती है ना वहाँ पे, रैम क्या है, स्पीड देख के आप लेते हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब कि वो ये ECIN वाली जो चीज़ें होती है ना, माइक्रो प्रोसेसर आप देखते हो तो वहाँ पे फैन इन फैन आउट, ये सही रैम, ठीक है, मदरबोर्ड वगैरह, ये चिप वगैरह, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट मेरे छोटा रहे उतना ही आप फ़ायदे में रहते हो, क्योंकि उतना ही आपके सही रहता है सिस्टम चलाने में ना। और इतना बड़ा ले लिया तो फिर वो कितना कहाँ लेके घूमोगे भाई। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, समझ गए। और वहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉस्ट और एफिशिएंसी देख रहे हो। मोबाइल फ़ोन लिया, वहाँ पे फेस लॉक वाला फ़ोन चाहिए मेरे को, तो मैंने पूछा क्यों, दुकानदार ने पूछा क्यों, कि सर पापा ना देख ले हैं पापा ना देख ले, अंदर का मटेरियल चेक हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, फेस लॉक वाला। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल का है, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जिसको मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग इस इंस्ट्रूमेंटेशन वाले क्या चेक करते हो, स्पीड, पोर्टेबल, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, AIC, ठीक है। W वाले क्या चेक करते हैं, कॉस्ट, पावर फैक्टर, रिलायबिलिटी, प्रोटेक्शन। जैसे मैंने SC वाला बताया, वहाँ पे उसके लिए 3 स्टार वाले के लिए शील्डिंग अलग से लेनी पड़ती है, 5 स्टार वाले को अंदर इनबिल्ट शील्डिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें देख के अपने को नॉलेज होनी चाहिए इन दोनों की नॉलेज, तभी इन तीनों ब्रांच को अपने साथ में लेके चल रहे हैं ना। ये इंटरलिंक्ड है तीनों, मतलब एम्बेडेड सिस्टम जो आज के टाइम में चल रहा है ना, मॉडर्न टाइम में एम्बेडेड सिस्टम वो इसका और इसका कंबाइन करके चीज़ें बनती है। अब जैसे मैकेनिकल की मैं बात करूं, मैकेनिकल वालों की बात करूं, तो मैकेनिकल वाले तो क्या करेंगे जी, हम तो कार वाले हैं, कार वाला काम है हमारा तो नहीं है। अब इसी IN वालों का तो मैं उनसे बोल रहा कि भैया इलेक्ट्रिक कार आने लगी नहीं लगी, इलेक्ट्रिक कार आ रही है ना। तो जो अभी जो कार है ना, कार को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, मतलब मेकाट्रॉनिक्स। कार को क्या बोलोगे, मेकाट्रॉनिक्स। तो ये मतलब अलग लेवल पे जा रही है अभी चीज़ें। बहुत चेंज हो गया है ना सिस्टम। तो ये चीज़ थी समझने वाली आप लोगों की, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, नोट तो कर लिया होगा ना, इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। अब हम क्या बात करेंगे, इसके बाद में पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एम्बेडेड सिस्टम की बात होगी, ठीक है। गो, चलो ठीक है। फिर अब अपने मान लेते हैं, सर आप कहोगे सर अब अंडरस्टैंड कैसे करें, मैकेनिकल ब्रांच वाले तो वो अपनी भाई जैसे बाइक के किक मारी तो उनको तो महसूस हो रहा है मैकेनिकल टॉर्क, इलेक्ट्रिकल टॉर्क महसूस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो मतलब जो ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको जो अपने मतलब ना सेंस कर सकते, अपने जो पांचों सेंसेस है ना वो यहाँ पे कामयाब नहीं रहते। ना सेंस कर सकते अपने, ना टच कर सकते इसको, ठीक है, ना स्मेल कर सकते इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ना टेस्ट कर सकते अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ना विज़न कर सकते, ना हियर कर सकते। तो पांचों सेंस अपने काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 सेंसेस होते हैं ना, बट मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, CS वाले, उनके बहुत फ़ायदा है, वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं, इसलिए उनको ईजी मान लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या है, टफ माना जाता है, टफ माना जाता है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे वोल्टेज के पास जाके कि शेक हैंड, ठीक है, वोल्टेज को क्या कहेगी आपको, आजा दोबारा हाथ लगाए दिखा, ठीक है, हैं। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है आपको, ठीक है। तो ये टफ है। अब इसको टफ है वो चीज़ अलग है, पर इसको अपने अंडरस्टैंड करना है अपने को कि सर इसको आप बोलोगे अंडरस्टैंड कैसे करें, अंडरस्टैंड कैसे करें। तो उसके लिए मेरा जवाब होगा अब अपना, ये तो मैंने बता दिया, ये तो आपके नॉलेज के लिए था। तो अंडरस्टैंड करेंगे अपने इसको नेटवर्क थ्योरी के थ्रू। नेटवर्क, अब समझ में आया सर, आप तो मतलब कुछ नहीं छोड़ रहे, बच्चों की जान लोगे। बच्चों की जान नहीं लेंगे, बच्चों को पूरा कामयाब बना के छोड़ेंगे, ठीक है। क्या सर अक्षय कुमार बन रहे हो हैं? नहीं नहीं यार, अक्षय कुमार कहाँ, हम कहाँ। नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी मतलब इसको अंडरस्टैंड करना है तो कुछ नोटेशंस रहती है, कुछ नोटेशंस रहती है, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने दी है। और कुछ मैथ्स का अपने यूज़ ले लेते हैं, मैथ्स कैलकुलेशन जो कहाँ यूज आएगी अपनी, कुछ लॉज हैं जैसे KCL, KVL, ठीक है, एट्सेट्रा, इन सब। तो इनको क्या अपने को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अब ये जो नोटेशन है ना पहले से मिली रहेगी अपने को, इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपने को नेटवर्क थ्योरी ने आइडिया दिया कि भैया कुछ नोटेशंस हैं, आप उनको समझिए पहले और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो ये समझना मुश्किल है। जैसे आगे मैं मैथ्स एनालिसिस पढ़ाऊँगा, उसमें मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो आप, बट मैं क्लॉकवाइज लूँगा तो एक नोटेशन फिक्स रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाद में वो अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अपने आप उसको सही कर देगा, ठीक है। तो दूसरा मैथ बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन है ना वो तो आनी चाहिए, इंजीनियर हो इतना तो आपका फ़र्ज बनता है यार मैथ के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी बात होगी। अब नोटेशंस, अब सर ये क्या लफड़ा हो गया, अब नोटेशंस भी बता दीजिए थोड़ा बहुत, इतना कुछ डीप में बता ही रहे हो तो नोटेशंस कैसी किस टाइप की रहेगी। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ना, एम्पियर हुआ, मैक्सवेल्स हुआ, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर देखा कि भाई कुछ नोटेशंस उन्होंने फिक्स की। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको बताऊं तो जैसे वोल्टेज है प्लस और माइनस, अगर इसमें करंट जा रहा है, प्लस से करंट जा रहा है तो इसको बोल देते हैं सोर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। ये क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। लिख लेना साथ साथ में, लिखना तो क्या है, तो समझने वाली बात है। दूसरी चीज़ नोटेशन में बताऊँ आपको, तो ये फिक्स है ना कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा ना तो इसको बोलेंगे सिंक, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पहले से डिसाइड है, इनका पहले से प्रूफ है। ऐसे मत पूछना सर प्रूफ क्यों, हमें तो प्रूफ बताओ। तो भैया इसकी भी मैं, ये आपका ये क्वेश्चन है ना, इसका भी थोड़ा सा जवाब दूंगा मैं, पर रुक के दूंगा। एक बार देखिए आप, ये दो चीज़ होगी। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूँ, ये एग्जाम्पल्स है ना, ये मैं कोई पढ़ाना शुरू नहीं किया अभी, कहीं कह दो सर आप तो सीधा ही वोल्टेज करंट ये सब बोलने पे आ गए। ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो आपकी, नोटेशंस क्या है। तीसरा, अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करूँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लक्स लाइंस। अब फ्लक्स अपने देख थोड़ी सकते हैं, फ्लक्स देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। तो ये पहले से साइंटिस्ट की रिसर्च करके उन्होंने ऐसे एज्यूम किए हुए रूल हैं। नोटेशन क्या है? एज्यूम्ड रूल है जो हमें मानने पड़ेंगे, जो लॉज हैं जो हमें मानने पड़ेंगे। बिन के बिना काम अधूरा है। क्या है? काम अधूरा है। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो
मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है तो मैं क्लास ले पाऊँगा क्या आप लोगों की? नहीं ले पाऊँगा ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या है? नेसेसिटी होगी, आज के टाइम में ज़रूरी चीज़ है। एक दिन नहीं निकले इंसान का अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी ना हो तो। मोबाइल नहीं चला पाओगे, ये क्लास ही नहीं हो पाएगी, बहुत चीज़ें नहीं हो पाएगी, है ना। बिना फ़ैन के, बिना एसी के तो आज के टाइम में बिना एसी के कोई नहीं चलता। तो आप सोच लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ज़रूरी होगी है। तो फ्लक्स, अब ये फ्लक्स की एक्सटर्नल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ जाता है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स की, दो फ्लक्स लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फिजिक्स में पढ़ा है ना, दो फ्लक्स लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें क्या एक नोटेशंस है जो हमने माननी है, जो पहले से है, माननी पड़ेगी। आप कह दोगे सर ये क्यों है तो भैया मैं आपसे बोलूँगा कि आप बताइए कोहली राइट हैंड क्यों है, कोहली लेफ्ट हैंड क्यों नहीं है? एक दिन खिला के देख लो कोहली को लेफ्ट हैंड, इंडिया का क्या होगा? अच्छा, इंडिया के अंदर लेफ्ट साइड क्यों चलते, राइट साइड क्यों नहीं चलते? राइट साइड चल के देख लो, दूसरे दिन चलने के लिए होगा ही नहीं। तो ये सारी के नोटेशंस है जिनको अपने को रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। अब ये मत बोल लेना कि सर राइट हैंड ही क्यों है, लेफ्ट हैंड क्यों नहीं है, मतलब फिर वही कोहली वाली बात आ गई। मैं बोलता हूँ कि एक्सीडेंट में उसका लेफ्ट हैंड ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये एम्पियर राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे फालतू डाउट्स नहीं आने चाहिए। डाउट भी थोड़े ढंग के लाओ यार, मेरे से पढ़ रहे हो, थोड़ा ढंग से पढ़ा रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन करंट है, तो ये जो अंगुलियाँ क्या बताती है अपने को? फ्लक्स बताती है। और अगर स्ट्रेट लाइन फ्लक्स है तो अंगुलियाँ क्या बताती है? करंट बताती है, मतलब वाइस वर्सा है। तो ये एम्पियर का बहुत अच्छा रोल है ना, बहुत ही शानदार। जैसे ये ऐसे करते रहते थे ना 12th में ऐसे, तो वो यही है। तो ये सारे क्या नोटेशंस हैं जो हमें माननी पड़ती है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और आगे अपने देखेंगे लॉज वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें से कुछ उतारने लायक है तो आप देख लो। अच्छा मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है पॉजिटिव है? कहीं पे सुना है इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हाँ मैं नेगेटिव हूँ, सुना है क्या? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव है नहीं, हमने मानना है। इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी कहा मैं नेगेटिव हूँ। अब देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, प्लस रहता है ना। अब उसको अगर स्टेबल करना है, उसको बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए नेगेटिव चाहिएगा। उन दोनों को मिलाएंगे तो वो एक डायरेक्शन में जा पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मानी गई है ना कि है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना गया है ताकि वो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में, एक पैटर्न में चल पाए, समझे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, मानना है हमने, ठीक है। वो एक नोटेशन है जिसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मत बोल देना कि नहीं सर मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन, तो है ठीक है। तो हो गया, ये उतार दिया होगा आप लोगों ने, ओके। तो ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात। नेटवर्क थ्योरी के अंदर आ गए हैं, सही है, सही जा रहे हैं। आप लोग फीडबैक ज़रूर देना यार ना, आप लोगों का फीडबैक हमें मोटिवेट करता रहता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी कैमरा को पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, अभी नया स्टार्ट किया है, तो है ना। अपना फीडबैक देना ताकि आपको और अच्छा कंटेंट तो वैसे अच्छा ही होगा, बट उससे भी अच्छा कुछ कर पाएँ तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है फ्री एजुकेशन है। तो अब आपको पता है कोई भी मतलब जैसे पोलरिटी होगी, डायरेक्शन होगी, फ्लक्स ओरिएंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, मेश एनालिसिस, डॉट कन्वेंशन, क्रॉस कन्वेंशन। अच्छा ओपेम में बात करूँ तो वर्चुअल ग्राउंड आपका, ये सारी चीज़ें जब मतलब वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट हो गया। इनपुट इम्पीडेंस ओपेम का 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने को नोटेशन, ये सारी चीज़ें मान के चलनी पड़ती है, इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब अगर मैं आगे बात करूँ तो कोई भी मटेरियल है ना, एनी मटेरियल, कोई भी वर्ल्ड के अंदर एनी मटेरियल, वो 3 तरह की प्रॉपर्टी, एनी मटेरियल क्लासिफाई इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया इसको, ठीक है। एक आपका हो गया रेजिस्टेंस, एक आपका हो गया इंडक्टर,
और एक आपका हो गया कैपेसिटर। क्या हो गया? कैपेसिटर। रेजिस्टेंस क्या है आपका? रेजिस्टेंस है आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे काम करता है, ठीक है। इंडक्टर कैसे काम करता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए सर, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, मतलब ये तीन चीज़ से अपने कुछ भी करा सकते हैं। RLC इलेक्ट्रिकल के अंदर ना, इलेक्ट्रिकल डब्ल्यू वाले कुछ भी, ये तीन चीज़ जो होती है ना, ये तीन ही बेसिक चीज़ें चाहिए उनको। RLC, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, मतलब कोई भी मटेरियल क्लासीफाई इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तीन तरीके से। रेजिस्टेंस लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या डिस्कस किया अभी? जैसे मैंने बताया कि भाई अपने ट्रांसमिशन लाइंस बताया था ना मैंने, ट्रांसमिशन लाइन इसी के लिए डब्ल्यू के लिए TNT, इसी वालों के लिए क्या बताया था मैंने? टेलीकॉम। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। तो ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस रहता है नहीं रहता है? कॉपर वायर उनमें नॉर्मल देखोगे तो रेजिस्टेंस रहता है, कॉपर वायर में रेजिस्टेंस रहता है। अच्छा, अगर मैं टाइम के साथ वेरी कराने लग जाऊँ चीज़ें तो वहाँ पे इंडक्टर की प्रॉपर्टी आ जाती है, इंडक्टर की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, और कैपेसिटर भी वहाँ पे रहता है, ठीक है। इसको लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन करना है ना, तो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू इनको लॉन्गर डिस्टेंस पे, मतलब ये तीनों चीज़ों से ट्रांसमिशन लाइंस अपना बनती है। तो आपने देखा होगा जनरली इसमें पूरे नेटवर्क में RLC ये सारी, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपने फिल्टर्स वगैरह के अंदर। तो ये मतलब ये कनेक्टेड रहते हैं ना, ये मतलब ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, ये रेजिस्टेंस तो नॉर्मल रहता ही है आपका। अब मैं एग्जांपल पूछूं आपसे, जैसे फैन है आपका, फैन है, फैन के अंदर तीनों है नहीं है? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों है ना? इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लीजिए आप। ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के साथ डील करते हैं अपने ना। सर देखिए, ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी इकलौती ऐसी चीज़ है जो मेरे को मतलब भगवान पे विश्वास रखने को वो करती, क्योंकि आज के टाइम में कितनी साइंस लगा लो, इंसान को इमोर्टल बना सकते हो क्या आप लोग? नहीं कर सकते ना। अपने अंदर का मेटेरियल ही कुछ ऐसा है, अपने अंदर का मेटेरियल ही कुछ ऐसा है जिस पे अपने कोई केमिस्ट्री, कोई रिएक्शन कुछ नहीं कर सकते कि भैया इंसान पे अभी चल रही है रिसर्च, बहुत चल रही है, बस कुछ अभी तक मिला नहीं है कि जिससे कोई अमर बन जाए, कोई कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं, मतलब तो इसलिए आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान पे मतलब देखो कितना शानदार ब्यूटी है ना, नेचर, इसलिए विश्वास करना चाहिए भगवान ने कुछ चीज़ बनाई है तो, वरना तो हर चीज़ का, मशीन्स का, हर चीज़ का पार्ट वो कर सकते हो, पर इंसान का पार्ट क्या, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो इसलिए ये सारा क्या गॉड क्रिएशन है, ठीक है, ये सारा क्या गॉड क्रिएशन। तो ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल, अपने अंदर रेजिस्टेंस है ना, करंट लगता है ना, तो रेजिस्टेंस तो है। तो मैं एक एग्जांपल आपको नॉर्मल बताता हूँ। देखो ये मैंने बनाया इसका सिर, ये हाथ हो गया, ये लेग हो गया। अब मैंने इस पर सिंगल फेज में वोल्टेज अप्लाई करा दी, सिंगल फेज के अंदर यहाँ पे ± 230 वोल्ट, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ में भैया वोल्टेज दे दी। अब क्या एक साइंटिफिक चीज़ निकाली गई है मैथमेटिक्स से, इसलिए मैंने कहा कि इंजीनियरिंग इज़ द साइंस इन विच वी डील विद मैथमेटिक्स से अपने समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कुछ भी हो। इंजीनियरिंग को तभी तो मैथमेटिक्स से अपने समझा जा रहा है। अब इंसान है, इंसान में बताया जा रहा है कि अगर इतना दे देना, तो अगर करंट, ये माना गया है कि करंट की वैल्यू अगर 10 मिली एम्पियर से भी ज़्यादा होगी ना, साइंस में बताया गया 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगी तो इंसान को मर गया, ये मैथ से निकाला गया है, डेथ, इसकी डेथ हो जाएगी।
10 मिली एम्पेयर देखिए कितना करंट है, और 2 मिली एम्पेयर तो पैरालिसिस के लिए काफ़ी रहता है। 2 मिली एम्पेयर हो गया ना करंट, तो इंसान पैरालिसिस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक मॉडल मैंने मान लो ह्यूमन मॉडल बताया आपको, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली सोचने वाली बात है ना प्रैक्टिकली। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी। अब देखो डायोड, हाँ डायोड की बात कर लो आप। अब इनको आप कंपोनेंट थोड़ी बोलोगे, कंपोनेंट नहीं है ये कंपोनेंट नहीं है ये। अब एक बात तो ये प्रॉपर्टी है, ये कंपोनेंट कैसे है? जैसे डायोड है, डायोड के अंदर क्या रहता है? एग्जांपल लीजिए आप, डायोड है, डायोड में आपने देखा हो जब ये रिवर्स बाइस में काम करती है तो वहाँ पे एक कैपेसिटर बन जाता है ना। रिवर्स बाइस में जब काम करती है तो नॉर्मल एक जंक्शन कैपेसिटर बन जाता है, मान लो ये बन गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है या फिर ये कंपोनेंट है? तो ये प्रॉपर्टी हुई ना, ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी हुई, कंपोनेंट नहीं है। तो ये भी एक मिथ रहता है, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा ना, जनरल आइडिया भी हो जाएगा आप लोगों को चीज़ों का कि कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है ना। अब अपने बात करते हैं, देखो मेरे सब्जेक्ट इसके अंदर मैं बात करूं तो हाँ, तो आगे आएगा सारी चीज़ आएगी। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको ना, जैसे कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, अपने कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, पूरा पढ़ेंगे ना, तो अभी नोटेशन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको ना। एक मिथ और रहता है, वो क्लियर करना ज़रूरी है, आगे जाने से पहले वो चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। अब कैपेसिटर है, ये इसका सिंबल रहता है, ठीक है। अब अगर करंट यहाँ से आ रहा है, करंट आ रहा है मान लिया, ठीक है। कैपेसिटर आपको पता है पैसिव एलिमेंट रहता है, क्या रहता है ये आगे आएगा, अभी भावुक मत ये अभी मत क्वेश्चन कीजिए सर बताया क्या पैसिव क्या होता है एक्टिव क्या होता है, आगे आएगा। करंट एंटर कर रहा है तो मतलब पैसिव है, पैसिव मतलब ये मैं मान लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये सिंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है। अब कैपेसिटर के अगर मैं मैथमेटिकली, मैंने कहा ना साइंस मैथ से डील करते हैं, तो इसको कैपेसिटर को मैथ से अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखूं तो ओम्स लॉ के थ्रू मैं सब कुछ प्रूफ कर दूंगा, हर एक में, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, ओम्स लॉ के थ्रू अपने प्रूफ कर देंगे। तो कैपेसिटर में क्या फॉर्मूला रहता है? I = CdV/dt, I = CdV/dt आगे आएगा, ठीक है। I = CdV/dt। अब इसके अंदर अगर मैंने आइडियल डीसी दी, वोल्टेज आइडियल डीसी दी मैंने, ठीक है, आइडियल डीसी दी, आइडियल डीसी दी तो क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइडियल डीसी दी, करंट शॉर्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने अगर आइडियल एसी दी तो, आइडियल एसी दी तो, आइडियल एसी क्या होती है? साइनोसॉइडल। तो ये डिफ्रेंशिएशन करके जैसे मैंने दे दी Vm sin ωt, अब साइन का कोस हो जाएगा, तो आप देखोगे जो आएगा ना आई आएगा, वो आएगा Im sin ωt प्लस 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे देखो फेज शिफ्ट आ गया, 90 डिग्री का एंगल चेंज आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कैपेसिटर के अंदर क्या था, अभी तक बताया मैंने, तो आगे अभी तक बताया नहीं तो आगे बताऊंगा आपको कैपेसिटर कैसे काम करता है। कैपेसिटर इज करंट लीडिंग वोल्ट, करंट लीडिंग द वोल्टेज ωt प्लस 90 डिग्री। करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली प्रूफ हुई है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने इंजीनियरिंग में मैथमेटिकली कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रूफ इसलिए होता है, मैथमेटिक्स इसलिए यूज़ में की जाती है, ठीक है। अब कैपेसिटर के अंदर क्या रहता है? ये कैपेसिटर आपका, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कैपेसिटर के अंदर, फिर हम आज का लेक्चर कॉन्क्लूड कर देंगे ना, आज का लेक्चर पूरा कर देंगे, फिर आगे वाले लेक्चर में देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, वरना कहोगे सर लंबा बहुत पढ़ा रहे हो। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे केमिकल बैटरी सप्लाई दी, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। नेगेटिव वाला प्लस वाले को करेगा तो वहाँ माइनस रहेगा, प्लस वाला नेगेटिव वाले को करेगा तो वहाँ पे प्लस रह गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब नेगेटिव वाले को इसने प्लस वाले ने अट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ प्लस आ गया। अब कैपेसिटर है, मेरे पास एक क्वेश्चन है कैपेसिटर को, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? हाँ, मैं बोलूँगा ना। कैपेसिटर
के अंदर क्या लगा रहता है, डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक क्या रहता है, इंसुलेटर। तो कंडक्ट कैसे करेगा भाई, इंसुलेटर कंडक्ट करता है क्या, कंडक्ट। तो इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, जो नॉर्मल करंट होता है ना, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं उसको नॉर्मल, बट इसके अंदर क्या पोलराइजेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। पोलराइज डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक जिस चीज़ का बना रहता है ना, मिका का, रेजिन्स का, तो उसमें क्या पोलराइजेशन के अंदर क्या डाइपोल बनाएंगे, ये अंदर डाइपोल बनाएंगे, ये डाइपोल बनाएंगे तो ये फील्ड, जिस तरफ फील्ड डायरेक्शन आएगी ना उस तरफ अंदर करंट फ्लो होगा। तो उस करंट का जो नाम होगा ना वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक ना, इसकी खास बात ये है कि भाई ये ना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसलिए ये आप बोल देते हो कि पोलराइजेशन के थ्रू अपने इसमें करंट मान लेते हैं, पर रियल में एक्चुअली में ये नहीं करता है कंडक्ट, है ना। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, यहाँ से जो करंट जा रहा है, तो इसलिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें नॉलेज में नहीं रहती एक स्टूडेंट के, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आज बेसिक्स बताया। तो आगे अपने देखेंगे, जैसे मैं ओपैम्प की बात करूँ, ओपैम्प को यार अपने को अंदर से क्यों जानना है, ओपैम्प को अंदर से क्यों जानना है, ओपैम्प अंदर कितने कितने ट्रांजिस्टर रहते हैं मेरे को नहीं पता, अपने कैसे डील करते हैं उसको, बाहर से डील करते हैं अपने, उसको बाहर से देखते हैं हर चीज़ को, जैसे इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कंपेरेटर, अपने लिए तो इसकी एप्लीकेशन ज़रूरी है ना। अपने को अंदर क्यों जाना है, इसके सर्किट क्या है नहीं है, भैया अच्छी बात है, जो है अपने को तो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अपने पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे ना, ये अभी नेटवर्क थ्योरी जो स्टार्ट किया है, तो ये साइंस जो है ना, अपने इंजीनियरिंग साइंस है, वो मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकली में हो रहा है, होने दो, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। आगे वाले लेक्चर में अपने इसके आगे से शुरू करते हैं। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू। लाइक और शेयर कर देना, लाइक करो ना करो पर शेयर ज़रूर करना, पसंद आए तो लाइक भी करना। शेयर इसलिए करना क्योंकि मैंने वही बात की, भैया आप लोगों के बेनिफिशियल होगा, है ना, हमें भी हमारा फीडबैक मिलेगा, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी कैमरा को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो आप कोऑपरेट कीजिए ना, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें गलतियाँ हो जाती है तो बताइए कमेंट में क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, है ना। तो अमगेट के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, हैव ए गुड डे।